हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इकोसिस्टम। और इस चैप्टर में आज हम कवर करेंगे द लास्ट टॉपिक एंड द लास्ट कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, दैट इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। क्या पढ़ेंगे आज हम? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो न्यूट्रिएंट क्या है भाई? अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम एटसेट्रा present in the soil in a given time is called the standing state. Do not confuse it with the standing crop. अभी समझा दे रही हूँ मैं। यहाँ पर जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं किसी भी टाइम पर सॉइल में, दे आर रेफर टू एज स्टैंडिंग स्टेट। एंड व्हाट वाज स्टैंडिंग क्रॉप? हमने इसी चैप्टर में कहीं पे स्टैंडिंग क्रॉप भी पढ़ा है, स्टैंडिंग क्रॉप। तो स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? स्टैंडिंग क्रॉप वाज द अमाउंट ऑफ बायोमास। किसी भी ट्रॉफिक लेवल में किस पर कितना बायोमास अवेलेबल है वो था स्टैंडिंग क्रॉप। और यहाँ पर क्या है? स्टैंडिंग स्टेट, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सॉइल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इट वेरीज इन डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम एंड ऑल्सो ऑन सीजनल बेसिस। अब न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी किसी भी जगह पर फिक्स नहीं है कि भाई आज इतना था तो अब कल भी इतना ही होगा, 10 साल भी इतना होगा, ऐसा नहीं होता। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं इकोसिस्टम में ऑन द बेस एंड इट जस्ट फ्लक्चुएट्स विद सीजन। सीजनल वेरिएशन देखने को मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर नेवर लॉस्ट फ्रॉम इकोसिस्टम, दे आर रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन। जैसे कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, सिमिलरली न्यूट्रिएंट्स भी कभी गायब नहीं हो जाते हैं एकदम से इकोसिस्टम से कि आज हैं कल गायब हो जाएंगे। नो, न्यूट्रिएंट्स सॉइल है, सॉइल में है, सॉइल से ले लेते हैं प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स ट्रांसफर करते हैं टू प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी टू टर्शरी। सबकी डेथ होती है, अल्टीमेटली सॉइल में आ जाते हैं, फिर से न्यूट्रिएंट सॉइल को मिल जाते हैं। इन सच वे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग गोज ऑन एंड ऑन। The movement of nutrient element through various component of an ecosystem is called a nutrient cycle. So what is nutrient cycle? The movement of nutrients through various component of ecosystem like producers, consumers, soil, सब कुछ। इन सब के थ्रू न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट होना यही कहलाता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल, तीन वर्ड आए हैं। बायोलॉजी मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म विल बी इंक्लूड, जियोग्राफिकल मतलब कि अर्थ विल बी इन्वॉल्व्ड, एंड केमिकल्स मतलब कि न्यूट्रिएंट्स आर बीइंग साइकल्ड। तो न्यूट्रिएंट साइकिल इज आल्सो रेफर्ड टू एज बायोजियोकेमिकल साइकिल। ओके, नाउ what is the type of nutrient cycle that we have? So we have two type of nutrient cycle. Number one, gaseous cycle, and number two, sedimentary cycle. So what is gaseous cycle? नाम से समझ में आ रहा है, जिसमें gases की recycling हो। The reservoir is atmosphere. Atmosphere is the reservoir for gases, nitrogen, hydrogen, oxygen, everything. और इनकी जो cycling हो रही है, it is occurring from atmosphere only. So this type of cycle is referred to as gaseous cycle. And what is sedimentary cycle? The reservoir for sedimentary, all the sedimentary minerals, it is earth. Earth का crust. तो अगर मैं बात करूँ फॉस्फोरस की, सल्फेट्स की, कैल्शियम्स की, कहाँ से मिल रहे हैं? गैसेस तो नहीं है ये। These are found from the earth crust. Example सल्फर फॉस्फोरस साइकिल। तो याद रखना है गैसियस साइकिल में का रिजर्वॉयर क्या है? एटमॉस्फेयर। और सेडिमेंट्री साइकिल का रिजर्वॉयर क्या है? अर्थ का क्रस्ट। गैसियस साइकिल में कौन कौन सी साइकिल आ जाएंगी? कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एटसेट्रा। और सेडिमेंट्री साइकिल में फॉस्फोरस साइकिल, कैल्शियम साइकिल, सल्फर साइकिल, ऑल दीज थिंग्स। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस some factors like environmental factors, soil moisture, pH, temperature etc. regulate the rate of release of nutrients into the atmosphere. तो मैंने जैसा कि आपको अभी पहले भी एक्सप्लेन किया कि environmental condition affects the nutrient cycling. ऐसा नहीं है कुछ भी कभी भी हो रहा है। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को देखते हुए न्यूट्रिएंट साइक्लिंग अफेक्ट होती है। एंड व्हाट विल बी द एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक सॉइल, मॉइस्चर, पीएच, टेम्परेचर एटसेट्रा। Now the reservoir meets with the deficit of nutrient due to imbalance in the rate of influx and efflux. कभी कभी वो बोल रहे हैं कि रिजर्वॉयर में भी डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स देखने को मिल सकती है। क्यों?
बिकॉज इफ्लक्स और इनफ्लक्स का रेट इक्विवेलेंट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, हम अर्थ की क्रस्ट से कंटिन्यूसली फॉस्फोरस एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं, तो इफ्लक्स रेट तो ज़्यादा है, ठीक है, हमने जितना निकाला दैट इज़ वेरी हाई, बट जितना फॉस्फोरस वापस से चला जाना चाहिए था अर्थ में, सॉइल में, उतना इन्फ्लक्स तो हो ही नहीं रहा है. तो धीरे धीरे करके क्या होगा, अर्थ क्रस्ट विल बी बिकमिंग डेफिसिट ऑफ द फॉस्फोरस, so deficiency of nutrients can occur. Okay, so now let's move forward and discuss the gaseous cycle. In gaseous cycle we will study in detail about carbon cycle. So carbon cycle, reservoir of carbon क्या होता है, atmosphere. About atmosphere में कितना है, 1%. Organism, all the living organism, they have 49% of dry weight of carbon. Main source of carbon is oceans. They have 71% dissolved carbon. It regulates the amount of atmospheric carbon dioxide. तो क्वेश्चन आया था एक बार नीट में, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ कार्बन. ऑप्शंस थे एटमॉस्फेयर, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओशंस एंड फॉसिल फ्यूल. सो करेक्ट आंसर वाज ओशंस. दिस वाज गिवन इन एनसीईआरटी. 71% of carbon is coming from ocean, and it is also helping in regulating the levels of carbon dioxide in atmosphere. So what are the four sources of carbon? First is atmosphere, 1%, living organism 49%, then oceans 71%, and lastly fossil fuel. So major contributor of carbon are the oceans. कौन है major contributor? Oceans. Now 4 into 10 to the power 13 kg of carbon is fixed in the biosphere through photosynthesis annually. एक साल में फोटोसिंथेसिस के थ्रू कितना कार्बन का फिक्सेशन होता है, 4 into 10 to the power 13 kg. Huge. A major amount of carbon returns to the atmosphere as carbon dioxide through respiration. हमें बताया जा रहा है कि कार्बन कहाँ कहाँ यूज हो रहा है. तो नंबर 1 फोटोसिंथेसिस. सेकेंड, अ मेजर अमाउंट ऑफ कार्बन रिटर्न्स टू द एटमॉस्फेयर में वापस आ जा रहा है थ्रू रेस्पिरेशन. तो सेकेंड सोर्स हो गया रेस्पिरेशन. थर्ड, प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर बाय डिकम्पोजर्स ऑल्सो रिलीज CO2. तो अब जो भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो रही है उस पर काम कर रहे हैं डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑल्सो रिलीज हो रहा है CO2. तो सबसे पहले कार्बन फोटोसिंथेसिस के थ्रू फिक्सेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का. सेकेंड आप देखो तो रेस्पिरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है. थर्ड, इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ह्यूज अमाउंट ऑफ CO2 इज इन्वॉल्व. Some amount of the fixed carbon is lost to sediments and removed from circulation. तो भाई कुछ अमाउंट जो है कार्बन का वो लॉस्ट हो जा रहा है टू सेडिमेंट्स एंड रिमूव्ड फ्रॉम सर्कुलेशन. सर्कुलेशन से उसको रोक रहा है, इनहिबिट कर रहा है. Burning of wood, forest fire, combustion of organic matter, fossil fuel, volcanic activity are other sources for release of carbon dioxide in atmosphere. So from these 5 points, what you have just learned, there are many sources for the release of carbon dioxide in nature, in atmosphere. बहुत सारे sources हैं जिससे nature में carbon dioxide release हो रही है. समझ आ रही है कहानी? बहुत सारे sources हैं. तो अब क्या रोल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इन कार्बन साइकिल, डिफॉरेस्टेशन, बर्निंग फॉसिल फ्यूल एटसेट्रा हैज इंक्रीज द रेट ऑफ रिलीज ऑफ CO2 इनटू द एटमॉस्फेयर. एंड यू हेड वेरी वेल, ग्लोबल वार्मिंग पे बचपन से लिखते हुए आ रहे हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, बर्निंग ऑफ द फॉरेस्ट, फॉसिल फ्यूल, यूजिंग व्हीकल्स, लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स, इन सबके कारण क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कंसिस्टेंटली इज इंक्रीजिंग इन द एटमॉस्फेयर. सो दिस इज द वे कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है, एटमॉस्फेयर में आता जा रहा है. अल्टीमेटली जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स वो एटमॉस्फेयर में इतने सारे सोर्सेज से प्रोड्यूस होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहे हैं और उसका फिक्सेशन कर रहे हैं एंड दे आर रिलीजिंग ऑक्सीजन. तो फिक्सेशन करने वाला सिर्फ एक प्लांट है, बट आप देखो तो प्रोड्यूस करने वाले सोर्स कितने सारे हैं और प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने सारे सोर्सेज से हो रहा है वो आपने देखा. Respiration, all the vehicles, decomposition, burning of fossil fuels, everything that is leading to release of CO2 in nature. But the only source of fixation are the plants. Fixation का सिर्फ और सिर्फ एक source है और वो है plants. Now let's move forward to sedimentary cycle और उसमें हम पढ़ेंगे phosphorus cycle. तो phosphorus क्या है? Phosphorus is a constituent of biological membrane
न्यूक्लिक एसिड, सेल्यूलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम। अब बहुत सारी बायो पढ़ ली, अब तो बिल्कुल लास्ट में है बायो में हम लोग। तो आपने ये देखा कि फॉस्फोरस बहुत सारी जगह प्रेजेंट होता है, ऑल द वेरी सारी मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड्स में प्रेजेंट होता है, एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम में, तो मतलब एट सो मेनी प्लेसेस फॉस्फोरस इज देयर। Many animals use phosphorus to make shells, bones and teeth. अब भाई हमारे में तो टीथ, बोन्स, शेल्स सब कुछ ही शेल्स नहीं, बोन्स एंड टीथ मेनली फॉस्फोरस से बने हुए हैं। तो क्या हो रहा है भाई, वही सब सारी साइकिल रिपीट होती है। कंज्यूमर्स बन गए डेट्राइटस, ठीक है, डेट्राइटस पहुंचे सॉइल सोल्यूशन में बाय द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन। अब वेदरिंग होती है साथ में, उससे भी बन जाती है सॉइल। अब ये जो सारी सॉइल है इससे पूरे न्यूट्रिएंट्स का अपटेक कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स, एंड दिस साइकिल गोज ऑन एंड ऑन, वेदर फॉर कार्बन, वेदर फॉर फॉस्फोरस। चाहे कार्बन की बात करो चाहे फॉस्फोरस की बात करो। द नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस इज रॉक और ज़्यादा प्रिसाइजली बोलो तो अर्थ्स क्रस्ट। तो रिजर्वायर क्या होता है फॉस्फोरस का, अर्थ क्रस्ट। नाउ व्हेन रॉक्स आर withered, minute amount of phosphates dissolve in soil solution। जब भी सॉइल का फॉर्मेशन होता है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स होती है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है, very small amount of phosphorus also goes into the soil and are absorbed by the plant। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ विदरिंग ओनली, ये जो विदरिंग की प्रोसेस हो रही है ना, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ओनली फॉस्फोरस इज गोइंग इनटू द सॉइल एंड दैट फॉस्फोरस इज यूज्ड अप बाय प्लांट। हर्बीवोर्स एंड अदर एनिमल ऑब्टेन दिस फ्रॉम प्लांट। तो जितने भी हर्बीवोर्स हैं उनके लिए फॉस्फोरस का ओनली सोर्स क्या है, प्लांट, ओनली सोर्स। कोई बैठ के पहाड़ नहीं खा लेगा कि मुझे फॉस्फोरस चाहिए तो मैं चट्टान खा जाता हूँ, ऐसा नहीं है पॉसिबल। तो कैसे फॉस्फोरस का सोर्स क्या है हमारे लिए, ठीक है, ओरिजिनल सोर्स इज अर्थ क्रस्ट, लेकिन फॉर अस द सोर्स इज प्लांट, बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ विदरिंग, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सम अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस कहाँ चला जाता है, सॉइल में चला जाता है, एंड दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स एंड यूज्ड बाय अस। ओके, the waste product and the dead organism are decomposed by phosphate solubilizing bacteria releasing phosphorus। और क्या सोर्स है फॉस्फोरस का, जो भी डीकम्पोजिशन की प्रोसेस हो रही है, इन द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन फॉस्फोरस इज ऑल्सो रिलीज। तो सोर्सेज क्लियर हो गए, वेदरिंग ऑफ द रॉक्स एंड द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन। ठीक है, डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया है किस तरीके से फॉस्फोरस हमें मिलता है। सो दिस इज अ रॉक एंड वेदरिंग इज टेकिंग प्लेस, थ्रू वेदरिंग ऑल द फॉस्फोरस जो है वो आ जा रहा है वाटर में, रन ऑफ हो जा रहा है ज़्यादातर, या फिर प्लांट्स उससे थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। क्लियर? नाउ डिफरेंसेस बिटवीन कार्बन एंड फॉस्फोरस साइकिल। कार्बन साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो इट इज एटमॉस्फेरिक इनपुट हाई होता है, और फॉस्फोरस साइकिल की बात करें तो यहाँ पे इनपुट कम होता है। गैशियस एक्सचेंज होता है बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, गैशियस एक्सचेंज इज नेग्लिजिबल। तो फॉस्फोरस एयर के थ्रू हमें बिल्कुल नहीं मिलता है, सोर्स आर प्लांट, और यहाँ पर डायरेक्टली गैशियस एक्सचेंज हमें देखने को मिलता है। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, इन विच यू हैव स्टडीड अबाउट two types of cycles, the gaseous cycle and the sedimentary cycle, sources क्या होता है क्या नहीं, सब कुछ आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज इकोसिस्टम सर्विसेज। दैट इज इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम सर्विसेज सीधे सीधे ये समझाना चाहता है, जिन सारी चीजों को आपने फॉर ग्रांटेड लेके रखा है कि भाई ठीक है ये तो नेचर ने हमें दिया है तो हम तो यूज करेंगे, इफ हम उन सारी चीज़ों पर प्राइस टैग लगा दें, हम उन सारी सर्विसेज पर प्राइस टैग लगा के आप इतने पैसे पे करोगे तब जाके आपको ये सर्विसेज मिलेगी, तो कितना खर्चा आएगा आपका, चलिए देख लेते हैं। The products of ecosystem processes are called ecosystem services. The products of ecosystem processes are referred to as ecosystem services. Now, ecosystem services of a healthy forest purify air and water. क्या क्या सर्विस हमें मिल रही है, आप देखिए फ्री में, अभी हमें एट फ्री कॉस्ट मिल रही है। क्या क्या, प्योरीफाई एयर एंड वाटर, मिटिगेट ड्रॉट एंड फ्लड, आपको बाढ़ वाड़ के लिए आपको नहीं कुछ करना पड़ रहा है, ऑलरेडी नेचर कर रहा है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जनरेट फर्टाइल सॉइल, प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, pollinate crops, provide storage site for carbon, provide aesthetic, cultural and spiritual value। ये सारी चीज़ें नेचर अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमको फ्री में प्रोवाइड कर रहा है।
but we the human are taking it for granted. Robert Costanza and his colleagues have tried to put price tag on nature's life support services. जो nature की हमारी life supporting services है उन्होंने उस पर price tag लगा दी है. Researchers have put an average price tag of $33 trillion a year on fundamental ecosystem services. अगर आप इन सब पर पैसे लगा दिए जाए और इनके भी पैसे सारे रिसोर्सेज के लिए आपसे पैसे लिए जाएं तो in a year you have to spend $33 trillion. This is nearly twice the value of global gross national product GNP $18 trillion. GNP का भी डबल है, सीधे सीधे डबल. आउट ऑफ दिस टोटल कॉस्ट, उसमें से ये जो टोटल कॉस्ट था उसमें से सॉइल फॉर्मेशन के लिए लगाया गया अबाउट 50% कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन फॉर अदर सर्विसेज लाइक रिक्रिएशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग उस पर लगाया गया 10% ईच, एंड कॉस्ट फॉर क्लाइमेट रेगुलेशन एंड वाइल्ड लाइफ इट वॉज अबाउट 6% ईच. तो इस तरीके से अलग अलग फैसिलिटीज़ पे अलग अलग चार्जेस पुट करके जब कॉस्ट फाइंड आउट किया तो इट वॉज अराउंड $33 ट्रिलियन. सो भैया जो नेचर ने दिया है उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, यूज इट वाइसली, डू नॉट एक्सप्लॉइट इट. ओके, सो हियर वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड दिस टॉपिक. तो अगर कोई भी डाउट है पूरे चैप्टर में इस पर्टिकुलर टॉपिक में तो डाउट्स को पूछ लो, और नहीं तो फिर जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक, स्टेप अप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय.